हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज पार्ट 25 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग और मोर फर्दर 15 क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो के साथ हम लोग 1/4 पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे और मोर 75 पार्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को पूरे 100 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं इस सीरीज में, मतलब 1500 क्वेश्चंस। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, maturity continuum concept is given by which of the following scholar? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैच्योरिटी continuum concept? ऑप्शन ए क्रिस आर्गेरिस ने दिया था, बी कर्ट लेविन ने दिया था, सी फ्रांसिस लिकर्ट ने दिया, या डी टॉम हैरिस ने दिया। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? मैच्योरिटी और मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम थ्योरी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिस आर्गेरिस। क्रिस आर्गेरिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय क्रिस आर्गेरिस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट? एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, बी टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, C. To ensure work culture in public organization, or D. To make administration free from environmental impacts? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का जहां भी आता है तो वहां इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया गया है, इन्वायरमेंट को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया गया तो वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से फ्री कैसे हो सकता है? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होता है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इन्वायरमेंट को इंक्लूड करता है, वहां पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट होता है वहां पे। तो इस क्वेश्चन है जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ बोला गया ये फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये इंक्लूड करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। अगला सवाल है, Which one of the following is not related to the jurisdiction of the State Finance Commission? स्टेट फिनेंस कमीशन का जुरिस्डिक्शन के अंडर कौन सा फंक्शन नहीं है? ये मतलब स्टेट फिनेंस कमीशन का कौन सा फंक्शन नहीं है, ये बताना। ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टोल्स विच मे बी असाइंड टू पंचायत्स, बी distribution between states and the panchayats the net proceeds of taxes, duties, tolls and fees leviable by the state, C. Granting aid to panchayats from consolidated fund of India, D. Measures to improve financial positions of panchayat। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? स्टेट फिनेंस कमीशन का फंक्शन क्या नहीं है इनमें से निम्नलिखित में से? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्रांटिंग एड टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्यों? देखिए, जो स्टेट फिनेंस कमीशन होता है उसका मेन और सबसे अहम काम होता है फिनांस स्टेट और पंचायत के बीच किस तरह से डिवाइड होगा, है ना। कितना मतलब स्टेट और पंचायत के बीच किस तरह से फिनांस डिवाइड होगा, स्टेट कितना पंचायत को फिनांस देगा, ये सब वगैरह वगैरह, है ना। ग्रांट इन डेट कितना देगा, ये सब रहता है। लेकिन ये स्टेट ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पंचायत को मिलेगा? ये तो स्टेट नहीं डिसाइड कर सकता है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये तो यूनियन गवर्नमेंट मेंटेन करती है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट तो मेंटेन नहीं करती। ये देखिए, ये एक तरह से एग्जांपल देख के इसको समझा जा सकता है। बैंक अकाउंट आपका हो और उस बैंक अकाउंट से कोई और कैसे पैसे निकाल सकता है सही तरीके से? ऐसा तो नहीं कर सकता ना कोई। तो वही बात है, यहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कैसे फंड निकाल सकता है स्टेट? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो यूनियन गवर्नमेंट फंड निकाल सकती है, यूनियन गवर्नमेंट सैंक्शन कर सकती है जहां भी चाहे ना। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ दिया ग्रांट इन टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर? सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए development of the weaker sections, B helping the poor and vulnerable, C making people's participation in governance obligatory, और D social problem mitigation। तो सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं इनमें से? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मेकिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस ऑब्लिगेटरी। ये जो फंक्शन है ये
पुलिस स्टेट का फंक्शन है। ये जो फंक्शन देख रहे हैं आप, मेकिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस ऑब्लिगेटरी, जहाँ भी ऑब्लिगेशन होता है वो एक तरह से पुलिस स्टेट का फंक्शन होता है। और सोशल वेलफेयर में तो आएगा ही कि वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट हो, पुअर और वल्नरेबल सेक्शन को हेल्प मिले, सोशल प्रॉब्लम मिटिगेशन वगैरह, ये सब सोशल वेलफेयर में आता है। तो ये तीनों करेक्ट ऑप्शन होगा एज एन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर, है ना। और ये सी है जो मेकिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस ऑब्लिगेटरी, ये सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, which of the following is which of the following statement is not correct regarding the National Commission for Scheduled Tribe? शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, इट कंप्राइजेस ऑफ 1 chairperson and 5 members. B, it was established in 2004. C, the chairperson has been given the rank of Union Cabinet Minister and members that of a Secretary to Government of India. D, the term of office of its chairperson and members is of 3 years and they can be reappointed for another term. ये क्वेश्चन इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो इनमें से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्या फंक्शन नहीं है, क्या स्टेटमेंट गलत है उस बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में ये बताने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इट कंप्राइजेज ऑफ 1 chairperson 5 members। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में चेयरपर्सन तो एक होते हैं, है ना, उसके अलावा वाइस चेयरपर्सन एक होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। तो अगर यहाँ ऐसा लिखा रहता इट कंप्राइजेज ऑफ 1 chairperson एंड 4 अदर मेंबर्स तो करेक्ट हो सकता था वाइस चेयरपर्सन को इंक्लूड करके, लेकिन यहाँ पे 5 लिखा तो ये गलत है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा, अगर आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज नॉट करेक्ट? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना। ऑप्शन ए, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1993. B, it comprises of 1 chairperson and 3 members. C, it deals with the minorities communities and notified by the government of India as such. Or D, the safeguard of constitutional and legal rights of minority in its main objective, is its main objective. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट कंप्राइज ऑफ 1 chairperson 3 members, क्योंकि ये गलत है। जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज होते हैं उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, और ये सारे जो मेंबर्स हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं ना, ये भी ध्यान रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में 1 chairperson होते हैं, 1 वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, Which one of the following statement about the importance of civil society is not correct? सिविल सोसाइटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना। ऑप्शन ए, सिविल सोसाइटी इज अ लोकस फॉर रिक्रूटिंग न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप. बी, civil society is concerned with deregulating the government activities so that it becomes result oriented. C, civil society resists authoritarianism. Or D, the diversity of civil society will ensure that the state is not held captive by a few groups. क्या इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये बताना सिविल सोसाइटी के बारे में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिविल सोसाइटी इज कंसर्न विद डीरेगुलेटिंग द गवर्नमेंट एक्टिविटीज सो दैट इट बिकम्स रिजल्ट ओरिएंटेड। ये गलत है। सिविल सोसाइटी ऐसा नहीं करती कि वो गवर्नमेंट एक्टिविटीज को रोके, वो डीरेगुलेट करे, क्योंकि ये अनलॉफुल चीज है। गवर्नमेंट एक्टिविटीज को डीरेगुलेट करने की कोशिश करनी अनलॉफुल चीज, और सिविल सोसाइटी अनलॉफुल चीज तो नहीं कर सकती, और अदरवाइज उसमें बैन लग जाए। हम लोग और अदर ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा है सिविल सोसाइटी लोकस फॉर रिक्रूटिंग न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप। हो सकता है कुछ सिविल सोसाइटी में क्या होता है कि उसके लीडर उठते हैं, सिविल सोसाइटी के लीडर, और वो आगे चल के एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे भी आ सकते हैं, हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, सिविल सोसाइटी रेजिस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म। सिविल सोसाइटी तो रेजिस्ट करता है ऑथोरिटेरियनिज्म की, एक ही पार्टी का वो मतलब एक ही पार्टी का या एक ही किसी इंसान का अथॉरिटी हो, इसको रेजिस्ट करता है। और चौथा डी है, द डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सोसाइटी विल इंश्योर दैट द स्टेट इज नॉट हेल्ड कैप्टिव बाय फ्यू ग्रुप्स। ये भी वही है, ऑथोरिटेरियनिज्म जैसा कुछ है कि कुछ ग्रुप के द्वारा स्टेट का फंक्शन को कैप्टिव यानी कैप्चर न किया जाए, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस यूज करने वाले क्वेश्चन। अगर आप स्टेटमेंट बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, आपको पता है सिविल सोसाइटी क्या होता है और आप स्टेटमेंट ठीक से पढ़ते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल है,
Which of the following model of policy formulation discussed by Yezgel-Rohr is the most criticized model? Yezgel-Rohr का पॉलिसी फॉर्मुलेशन मॉडल था, उसमें मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मॉडल कौन सा है ये बताना. ऑप्शन ए इंक्रीमेंटल चेंज मॉडल, बी प्योर रेशनैलिटी मॉडल, सी सेटिस्फाइंग मॉडल और डी सीक्वेंशियल डिसीजन मॉडल. इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्योर रेशनैलिटी मॉडल. तो जो प्योर रेशनैलिटी मॉडल था येजगेल-रोर का पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, जो प्योर रेशनैलिटी मॉडल येजगेल-रोर ने दिया था वो बहुत क्रिटिसाइज्ड मॉडल था. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. अगला सवाल है, हु सेड इट इज हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन? ये स्टेटमेंट किसका? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर का है, बी मार्गरेट थैचर का है, सी रोनाल्ड रीगन का है और डी वुड्रो विल्सन का है. किसने कहा था कि इट इज हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? काफी पॉपुलर स्टेटमेंट है. इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन. वुड्रो विल्सन ने कहा था कि इट इज हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन. और वुड्रो विल्सन यूएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फोकस ऑफ थर्ड म्यूनिख कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2008? थर्ड म्यूनिख कॉन्फ्रेंस 2008 में हेल्ड हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड. तो उसका फोकस क्या था? ऑप्शन है मार्केटाइजेशन, बी मेजरमेंट, सी नेटवर्क गवर्नमेंट और डी सोशल इक्विटी. क्या था थर्ड म्यूनिख कॉन्फ्रेंस का फोकस? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नेटवर्क गवर्नमेंट. क्यों? मतलब ये तो था ही कि थर्ड म्यूनिख कॉन्फ्रेंस का जो फोकस था वो नेटवर्क गवर्नमेंट में था, है ना. और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो थर्ड म्यूनिख कॉन्फ्रेंस था वो 2008 में ऑर्गेनाइज हुआ था. सेकेंड म्यूनिख कॉन्फ्रेंस हुआ था 1988 में, और फर्स्ट म्यूनिख कॉन्फ्रेंस 1968 में. फर्स्ट म्यूनिख कॉन्फ्रेंस 1968 में, सेकेंड म्यूनिख कॉन्फ्रेंस 1988 में और थर्ड म्यूनिख कॉन्फ्रेंस 2008 में. मतलब 20 साल के अंतराल में म्यूनिख कॉन्फ्रेंस अभी तक 3 बार हुआ है. और तीसरे म्यूनिख कॉन्फ्रेंस का फोकस था नेटवर्क गवर्नमेंट में. अगला सवाल है, Which one of the following principles is not correct about F.W. Taylor's scientific management? F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया था, आप लोगों को पता होगा, सभी को पता हो. तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल उनका नहीं है ये बताना. ऑप्शन ए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, बी इंडिविजुअलिज्म नॉट कोऑपरेशन, सी मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, डी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इनमें से कौन सा प्रिंसिपल F.W. टेलर ने नहीं दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंडिविजुअलिज्म नॉट कोऑपरेशन. इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. मतलब लोग को एक दूसरे को मदद करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअली काम करना चाहिए, है ना. तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए 5 प्रिंसिपल था टेलर का, F.W. टेलर का. वो क्या था हम लोग देख लेते एक बार तुरंत. पहला प्रिंसिपल था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दूसरा था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना. और तीसरा था मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, चौथा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और पांचवा था डेवलपमेंट ऑफ एवरी वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. प्रोस्पेरिटी की बात किया जा रहा है क्योंकि वहां पे प्रोस्पेरिटी का मतलब F.W. टेलर तो क्लासिकल थिंक करते हैं, और वहां प्रोस्पेरिटी का मतलब इकोनॉमिक मैन से था, मतलब सब कुछ वहां पैसा था, है ना. तो यहाँ प्रोस्पेरिटी का मतलब उससे है. अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इज नॉट करेक्ट? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये इल्टन मायो वाला थ्योरी है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं ये बताना. ऑप्शन है इट एम्फसाइजेस ऑन इज ऑन सोशल इथिक्स. इसका एम्फेसिस सोशल इथिक्स में था. बी इट स्ट्रेसेस ऑन फॉर्मल और ग्रुप्स, सी इट ट्रीट्स वर्कर्स एज ह्यूमन बींग्स और डी इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स होलिस्टिक सोशल पर्सपेक्टिव. कौन सा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में करेक्ट ऑप्शन नहीं ये बताना है. ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इट स्ट्रेसेस ऑन फॉर्मल ग्रुप्स. क्योंकि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या था कि इन्होंने सिर्फ फॉर्मल ग्रुप को नहीं देखा था, इन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप के भी देखा था कि लोगों के बीच में आपस में कैसा इंटरेक्शन होता है, लोग के बीच आपस में कैसे रिलेशन है, ये भी देखा था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में. तो वहाँ पे फॉर्मल ग्रुप्स में नहीं स्ट्रेस किया गया था, वहाँ इनफॉर्मल ग्रुप में स्ट्रेस किया गया था. और हाँ ये सच है कि वहाँ सोशल एथिक्स पे ध्यान दिया गया था ह्यूमन रिलेशन स्कूल में, और वर्कर्स को तो ह्यूमन बीइंग के तौर पर ट्रीट किया ही गया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन को सोशल पर्सपेक्टिव से देखता था. क्लासिकल थ्योरिस्ट्स जो थे, क्लासिकल थिंकर्स जो थे, वो ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते थे. वहीं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन को सोशल पर्सपेक्टिव से देखा गया था, है ना.
तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, है ना। इट स्ट्रेसेस ऑन फॉर्मल ग्रुप्स, क्योंकि ऐसा नहीं था, ह्यूमन रिलेशन स्कूल इनफॉर्मल ग्रुप्स में स्ट्रेस करता था, ध्यान देता था ज्यादा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू डॉगल्स मैकग्रोगर। मैकग्रोगर से कौन सा स्टेटमेंट जुड़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ नहीं, ये बताना। ऑप्शन ए जेनरिक मैनेजमेंट, बी प्रोफेशनल मैनेजर फ्रॉम कॉस्मोलॉजी टू रियलिटी, सी द स्कैंडलन प्लान, और डी थ्योरी वाई इन लाइन स्टाफ रिलेशनशिप। तो इनमें से कौन सा डॉगल्स मैकग्रोगर के साथ जुड़ा हुआ नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जेनरिक मैनेजमेंट। अगला सवाल है, which of the following theories considers corruption as post-constitutional opportunism designed to generate benefits for individual or groups? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा थ्योरी है जो करप्शन को पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉर्चुनिटीज के तौर पे देखता है, जिसके द्वारा इंडिविजुअल या ग्रुप्स को फायदा होता है? ऑप्शन ए ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, बी गेम थ्योरी, सी पब्लिक चॉइस थ्योरी, और डी सिस्टम्स थ्योरी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी कंसीडर्स करप्शन एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू जनरेट बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉल्ड मैरी पार्कर फोलेट एज द प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट। किसने मैरी पार्कर फोलेट को प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा था? ऑप्शन ए चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था, बिल्टन मायो ने, सी हर्बर्ट सेवन ने, या डी पीटर ड्रकर ने। किसने कहा था एमपी फोलेट को द प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पीटर डकर। पीटर डकर ने एमपी फोलेट को, मैरी पार्कर फोलेट को प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा था। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। हम लोग कल जल्दी मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, जहां हम लोग पार्ट 26 देखेंगे, क्वेश्चन 376 टू 400, है ना। तो हम लोग 400 क्वेश्चन उस वीडियो के साथ कवर कर लेंगे। आप लोग कोई भी क्वेरीज हो, या इस क्वेश्चन, इस पूरे वीडियो में किसी क्वेश्चन में और एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो, तो जरूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय, तब तक।